ये लोग सिर्फ जबान नहीं, कलम के भी बेईमान हैं। कलम की बेईमानी से इन्होंने बिहार का ईमान लूटने की कोशिश की है। और जब दो षड्यंत्रकारी दोस्तों साथ आते हैं तो स्वाभाविक है षड्यंत्र तो होगा ही। भारतीय जनता पार्टी 3 गठबंधनों में चुनाव लड़ रही है। एक गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी का, जो आपको नजर आता है। एक गठबंधन है बीजेपी और एलजेपी का, जो आप समझते हैं। एक गठबंधन है बीजेपी और ओवैसी साहब का। 3 ठगबंधन जो हैं उनके साथ बीजेपी इस बिहार के चुनाव में उतरी है। बाकी के सब मुद्दे आपने उठाए और तेजस्वी जी से हम सब दलों ने चर्चा की थी। मैं केवल एक छोटा सा मुद्दा आपके समक्ष रखूंगा। किसान और नौजवान, यही तो बिहार है। उसमें मजदूर भी आ गया, गरीब एससी-बीसी के हमारे भाई भी आ गए। खेती पर एक सुनियोजित तरीके से मोदी सरकार ने हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार देश की हरित क्रांति को हराना चाहती है और बिहार का चुनाव कहीं ना कहीं इस यहां के किसान, मजदूर, गरीब, पिछड़े, दलित, वो सारे साथियों को इस षड्यंत्र को विफल करना है। इसकी शुरुआत भी नीतीश बाबू ने 2006 में की थी, जब एपीएमसी की मंडियां खत्म की थी। क्या मोदी जी और नीतीश बाबू ये बताएंगे कि अगर सारी मंडियां खत्म हो जाएं, अगर कुछ रहे ही ना, तो किसान को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा, कौन देगा और कहां देगा? 15.5 करोड़ किसान देश में हैं। एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के मुताबिक, और अगर मुझे सही याद है तो 1,75,00,000 के करीब बिहार प्रदेश में। तो क्या आप उनके खेत में जाकर एमएसपी देंगे? एफसीआई तो 42,000 देश की मंडियों में एमएसपी नहीं दे पाती, तो खेत में कैसे देंगे? इसीलिए आपने वादा किया है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, पहले विधानसभा के सत्र में इन तीनों कृषि विरोधी काले कानूनों को खत्म करने का कानून पारित तेजस्वी जी के नेतृत्व में हमारी महागठबंधन की सरकार करेगी और किसान को गुलामी की इस बेड़ियों से जो भाजपा ने डाली हैं, उनसे आजादी दिलवाएंगे। पहली कलम से मंत्रिमंडल में नौजवान की और विधानसभा के पहले सत्र में किसान को इन बेड़ियों से मुक्त करवाएंगे। धन्यवाद। कॉमरेड शशि, सीबीआई-एमएल लिबरेशन। मंच पर उपस्थित तेजस्वी जी, सुरजेवाला जी और अन्य तमाम पार्टी के नेतागण, सबसे पहले इतना कैमरा चमक रहा है और इसमें एक चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है कृष्ण मोहन शर्मा जी का, इससे मैं मर्माहत हूँ और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करती हूँ। आज जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे, वह भी सड़क पर थे और आज यदि देखिए तो समान काम और समान वेतन का सवाल हो या तमाम मानदेय, ठेका, प्रोत्साहन पर काम करने का सवाल हो, इन सवालों को लेकर या स्कीम वर्कर का सवाल हो, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, रसोइया और इसके ये जीविका बहनें, इन लोगों के सवालों को लेकर जब हम लोग सड़कों पे आंदोलन करते हैं, पटना से लेकर दिल्ली तक, तो आप जानते हैं कि ये तानाशाह मुख्यमंत्री जो हैं हमारे नीतीश बाबू, कभी भी आंदोलनकारियों से बात करने की जुर्रत महसूस नहीं की। बल्कि अगर हम पीछे लौट कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे कर्पूरी ठाकुर जी हों, लालू यादव जी हों, वो आंदोलनकारियों से बात करते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनके सवालों पर ध्यान देते थे, गौर करते थे। आज आप देख लीजिए, चाहे टोला सेवक हों, तालीमी मरकज के लोग हों, इन सवालों को आज हमारा मुख्यमंत्री जो है वो नहीं सुनते हैं। तो मैं इन सवालों पर आश्वस्त करना चाहती हूँ कि लाखों की संख्या में आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील,
जीविका बहनें समूह की जो करोड़ों की संख्या में हैं, इन सवालों पर हमारे तेजस्वी जी ने भी कहा है और निश्चित तौर पर इन्हें न्यूनतम या सम्मानजनक मानदेय देने का काम किया जाएगा, इन्हें अस्थायी करने की तरफ बढ़ा जाएगा और साथ ही जो हमारे कर्मचारी जिनका 50 साल में जबरन रिटायरमेंट की बात है, न्यू पेंशन स्कीम लागू करने की बात है, तो इन कानूनों पर को भी खत्म करने का, इन कानूनों को भी लागू नहीं करने की बात जरूर महागठबंधन की सरकार में होगी। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो पूरे पटना से और पूरे ये से जो गरीबों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, तो इस सवाल पर भी महागठबंधन की सरकार पटना से गरीबों को निश्चित तौर पर भगाने का, उजाड़ने का काम नहीं होगा, इन्हें भी बसाया जाएगा। और इसके साथ आप देखेंगे कि गरीबों का जो इस कोरोना काल में अपमान हुआ है, और तेजस्वी जी ने सबसे पहला सवाल यही रखा है रोजगार का, तो बिहार में रोजगार के विकास के लिए और हमारे गरीबों को यहाँ पे सम्मानजनक रोजगार देते हुए उन्हें बिहार में रहने का, कहीं दूसरे जगह नहीं जाने का, ये अपमान जो हुआ है, इस अपमान का जरूर इस महागठबंधन में सम्मान होगा। और इसके साथ ही जो महिलाओं का सवाल है, आप देखेंगे कि हथरस जो भाजपा और इसके राज में हथरस जैसी घटना हुई है, निश्चित तौर पर बिहार को यूपी नहीं बनने दिया जाएगा, हथरस जैसी घटना नहीं दोहराई जाएगी। और हमारा जो बिहार में बालिका गृह कांड, आज नीतीश बाबू आंदोलनकारियों से नहीं मिले, उनसे बात नहीं किए, मगर उनके बगल में बालिका गृह कांड का अभियुक्त सम्मान पूर्वक बैठता है, उन्हें सम्मान मिलता है, गरीबों का अपमान होता है, तो ये महागठबंधन की सरकार में नहीं होगा। महिलाओं को सम्मान के लिए हम वहाँ पे जगह मिलेगी। इस तरह के जो सरकारी संस्थानों में इस तरह की घटना है, बालिका गृह कांड और हमारी बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारे जो आज झूठे हो गए हैं, इन नारों पर सही से काम होगा, हम सम्मान मिलेगा, ये आश्वस्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। शशि यादव। कॉमरेड राम बाबू कुमार। तेजस्वी जी और यहाँ उपस्थित नेतागण और पत्रकार मित्रों, मैं एक दूसरी बात की चर्चा करना चाहता हूँ। जो इश्यूज हैं और जो संकल्प है वो आपके बीच में वितरित भी होगा और साथियों ने बताया भी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव इस बार का ये इतिहास के कोर्स करेक्शन का चुनाव है। वो इसलिए कि बिहार के मतदाताओं ने तो 2015 में ही एनडीए और भाजपा को रिजेक्ट कर दिया था, और उस समय का जो महागठबंधन था अपार बहुमत से उसकी सरकार बनी थी। बदकिस्मती से नीतीश कुमार जी ने जनादेश को धत्ता बताते हुए पलटी मारकर बीजेपी की गोद में चले गए और राज सत्ता का अपहरण हो गया। तेजस्वी जी की रहनुमाई में वो जो अपहरण हुआ, जनादेश की अवहेलना हुई, उस कोर्स करेक्शन की ये लड़ाई है। लोकतंत्र को और बिहार के मतदाताओं के अरमानों को सही रास्ते पर लाने की लड़ाई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे मनोयोग से तेजस्वी जी के इस प्रयास में और जो बदलाव का संकल्प है लगी हुई है, और हर तरह से उसमें अपना सहयोग और समर्थन देने को वचनबद्ध है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी यह एक मौका है, क्योंकि मैं उनके पिताजी के साथ स्टूडेंट मूवमेंट में था, जेल में भी था, और आज नई पीढ़ी के हाथ में जब बागडोर आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि नई सदी की नई पीढ़ी की नई सोच के अनुरूप नया बिहार बनाने में तेजस्वी जी आगे बढ़ेंगे, और हम सब लोग उनके साथ खड़े होंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ा करके बिहार को कुशासन से मुक्त करेंगे और बदलाव का जो संकल्प है उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। तेजस्वी जी कांग्रेस के
सामान्य चुनाव नहीं है, इसलिए कि 2019 के बाद जो अन्य राज्यों में चुनाव हुए उसमें भाजपा की हार हुई, और हार इसलिए हुई है कि 2019 के बाद इस देश में पूरी तरह से जो हमारे संवैधानिक मूल्य, जो राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्य, इस देश की जो धर्मनिरपेक्ष एक परंपरा रही है, उन सब पर बड़ा खतरा पैदा है। और जो लोग भी विरोध में हैं उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता है, जेलों में बंद किया जाता है, चाहे वो मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले लोग हों या और भी कोई। यहाँ तक कि बिहार में ऐसी खराब घटना घटी जो पूरे देश भर में चर्चित हो गई कि एक बच्ची जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसके सहयोग में जो लोग खड़े हुए, उस विक्टिम को भी और उस सहयोगियों को भी जेल के अंदर बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। ये घटना बिहार में हुई। बिहार में जो संस्थागत यौन शोषण की घटना हुई, हम सब लोग संसार, और उस सत्ता में ये तथाकथित समाजवादी धारा के कहने वाले अपने को ये नीतीश कुमार जी, उन्होंने बहुत ही कायदे से भाजपा के लिए इस राज्य में जमीन तैयार की। भाजपा को बिहार में कहाँ थी जमीन? यहाँ पर उन दिनों जब पूरे देश में एक तरह से सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश हुई थी, तो बिहार की धरती पर ही उन उन्मादियों से निपटा गया, गिरफ्तार करके जेल में बंद किया गया। और ये जो परंपरा बिहार की रही है, आज उसके लिए जो बड़ा खतरा वर्तमान सत्ता ने यहाँ पर पैदा किया है, हम समझते हैं कि उसके खिलाफ हमारी एक साथ ये लड़ाई है। जो राष्ट्रीय आंदोलन के लोग थे, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया, आज जिनके पास सत्ता है, उनका राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं था, बल्कि वो पूरी तरह से साम्राज्यवादियों की सेवा में लगे हुए। तो इसीलिए आज जो लोग यहाँ पर हैं, वो सब लोग उन मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं। और फिर इस प्रण हमारा संकल्प बदलाव का, इसमें जो बातें कही गई हैं, इन सवालों पर हम वामपंथी लोग लगातार सड़कों पर लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, लाठियां खाएंगे। इसीलिए हम समझते हैं कि जो बातें कही गई हैं इसमें सचमुच में अगर ये नई सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में वो निश्चित तौर पर अगर इन बातों को लागू करती है, तो सचमुच में बदलाव की एक बयार बिहार में बनेगी। बिहार में एक नए ढंग से परिस्थितियां बदलेंगी। इस उम्मीद के साथ हम सब लोग इकट्ठे हैं और इस बदलाव के लिए हम लोग सब लोग मिलकर काम करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता जो राजनीतिक रूप से जागरूक है, संघर्षशील है, वो निश्चित तौर पर आज इस मोड़ पर ये जो नया गठबंधन है बिहार में, वैकल्पिक गठबंधन है, इसको अपना पूरी तरह से समर्थन देगी, ये हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। साथियों, एक मिनट नेता प्रतिनिधि। आप लोगों को सूचना देना है कि अभी ग्रेजुएट और टीचर्स का एमएलसी वाला जो चुनाव चल रहा है, इसमें राष्ट्रीय जनता दल डॉक्टर मदन मोहन झा दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं उनको हम लोग पूरा समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। केदारनाथ पांडे जी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से हैं, सीपीआई के हैं, उनको हम लोग जो है सहयोग कर रहे हैं। और श्री संजय कुमार सिंह तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से हैं, लेफ्ट के हैं, इनको हमारा समर्थन रहेगा। ये एक प्रतिबद्ध, बस साथियों आपसे इतना कहना है, आज नवरात्र के पहले दिन ये संकल्प का दिन है, एक प्रतिबद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे हम कहते हैं कमिटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज इन मुद्दों पर चर्चा हो, हम प्रतिदिन आपके साथ संवाद करेंगे। कौन से ये सिलसिला जाले से आपने जिसको टिकट दिया मसूर उस्मानी, कहा जाता है कि वो जिन्ना के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। डज दिस मीन कि कांग्रेस अब नेहरू और गांधी के आइडियोलॉजी को छोड़ के अब जिन्ना के आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा? सबसे पहले तो आप सब पत्रकार मित्रों का को नवरात्र की एक बार फिर शुभकामनाएं। उम्मीद है
कि नवरात्र उत्तेजना को खत्म कर सौहार्द और प्रेम का वास आपके मन में भी करेगा। आदरणीय मित्र, ये पूरा विवाद जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नफरत की फैक्ट्री में पिछले 48 घंटे से पैदा किया जा रहा है, आपके टेलीविजन चैनल्स और अखबार के माध्यम से हमने भी देखा। आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी हमारे प्रभारी साहब यहाँ मौजूद हैं। मैंने और उन्होंने और मदन मोहन झा साहब ने, हमारे कैंपेन कमेटी चेयरपर्सन अखिलेश जी ने पूरे तथ्यों की जानकारी लेने का प्रयास भी किया। 3 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली, जाले के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के, उस व्यक्ति ने कभी जिन्ना की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ाव नहीं किया। ये अपने आप में सरासर झूठ है। जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख मई में ये कहा कि कृपया करके आदेश दीजिए ताकि जिन्ना की फोटो एएमयू से भी उतारें और उसके बाद संसद और मुंबई हाईकोर्ट से भी उतारें। परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज तक ना उस पत्र का जवाब दिया, ना कोई आदेश दिया। दूसरा, आदरणीय मित्र, जो लोग 10 लाख नौकरी पैदा करने से इस महागठबंधन को रोकना चाहते हैं, वो आपको भटका रहे हैं। जो किसान का मक्का 750 रुपए में बिकवा रहे हैं, वो आपको भटका रहे हैं। जो धान 1200 रुपए में बिकवाते हैं 1888 की बजाय, वो आपको भटका रहे हैं। जो हमारी आंगनवाड़ी बहनों को, उन सारे कर्मियों को जिनकी हमारी आदरणीय मित्र ने चर्चा की, उनकी रोजगार और रोटी छीन रहे हैं, वो आपको भटका रहे हैं। वरना एक बात तो बता दीजिए, जिन्ना की मजार पर तो माथा टेक कर भाजपा के अध्यक्ष वो कई बातें लिखकर आए थे जिन्हें लालू यादव जी ने यहां गिरफ्तार किया था, पर भाजपा ने तो उसका जवाब कभी दिया नहीं। हमारे गुरदासपुर और उधमपुर में सेना और पुलिस के सिपाहियों को जिन्होंने उग्रवादियों ने मारा, उसके बाद दावत जन्मदिन की उड़ाकर आए मोदी जी बगैर बुलाए, और सवाल पाकिस्तान के बारे में हमसे पूछे जाएं। आदरणीय साथियों, पठानकोट एयरबेस उग्रवादी हमले के बाद मोदी जी और अमित शाह जी आईएसआई को, जो उग्रवादियों की संरक्षक और पोषक है, उसे यहां जांच पर बुलाएं, वो भी हमारे सेना के हवाई अड्डे पर, और सवाल हमसे पूछे जाए। अरे भैया, मौलाना मसूद अजहर लश्करे तोयबा के उग्रवादियों को हवाई जहाज में बिठाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छुड़वा कर आए, और सवाल हमसे पूछे जाए। दाऊद इब्राहिम की बीबी को मोदी सरकार मुंबई में आने की इजाजत देकर आए, और सवाल हमसे पूछे जाए। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के आईटी विभाग के प्रमुख हमारी सेना की मुखबरी आईएसआई के लिए करते पकड़े जाएं, और सवाल हमसे पूछे जाएं। इसलिए इस चुनाव को भटकाने की एक साजिश है। 10 लाख बिहारी युवाओं को रोजगार चाहिए या नहीं? बिहार का मक्का, धान और गेहूं खरीदी जानी चाहिए या नहीं? बिहार के गेहूं खरीद केंद्र 9000 से जो 1000 हो गए हैं, उन्हें वापस 15000 तेजस्वी जी के नेतृत्व में किया जाना चाहिए या नहीं? बिहार में यौन शोषण की जो घटनाएं हो रही हैं, उन पर नियंत्रण पाया जाना चाहिए या नहीं? सवाल ये हैं, सवाल वो नहीं है जो आपके टेलीविजन के माध्यम से भाजपा मैन्युफैक्चर करने का षड्यंत्र कर रही है। धन्यवाद। मेरा तेजस्वी से क्वेश्चन है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के ऊपर चिदम्बरम ने कहा है कि जो लोकल पार्टी संघ में आ रहे हैं और रिस्टोरेशन होना चाहिए, आर्टिकल 370 को दोबारा हटा के वही कॉपी टू यू ऑल्सो।
नहीं, आपका सवाल, एक तो मैंने शुरू में ही कहा था साथियों, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग मुलाकात करेंगे। थोड़ा लेकिन बिहार जो पे सवाल- थोड़ा रखें। हाँ, जो एक मिनट, बिहार के भविष्य की बात है। साथी एक मिनट, एक जवाब तो देने दीजिए। एक सवाल जब पूछा है, जो बातें फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, नहीं मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। पार्टी के नेता ने आरोप लगाया है कि मदन मोहन झा ने टिकट काट के ऊपर नहीं, पहली बात, मिश्रा ने आरोप लगाया है पहली- कांग्रेस के एक नेता है और रुपेन जी, विधायक मदन मोहन रुपेन झा जी, ने पैसे लेकर टिकट भेजा है। रुपेन जी, एक मिनट, एक सवाल था वो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो कुछ भी फारूक अब्दुल्ला और लोग कहते हैं, पहली बात तो बिहार चुनाव से ताल्लुक नहीं है। बिहार में रोटी रोजगार की चर्चा होगी, और जो वो कह रहे हैं वो सदन में कम से कम 100 सदस्य बोल चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं है। क्या आप लोग वेलकम करते हैं उसको सर? नहीं, सदन में जो कहा गया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी कोई चीज होती है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है कोई चीज। और किसी और साथी को भी पूछने दीजिए, आप 5 सवाल पूछ चुके हैं। तेजस्वी जी, जो मुद्दा आप बना रहे हैं रोजगार का, बार बार बीजेपी और जेडीयू के जो भी लीडर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पटना में, वो बार बार आपके जो 15 साल के आरजेडी के शासनकाल है उसका एग्जाम्पल देते हैं। उस समय रोजगार क्यों नहीं दिया, उसका देते हैं, उस वक्त जो स्थिति थी उसका देते हैं, तो हवाला बार बार वो उसका देते हैं, और आपके अनुभव को देखिए 15 साल से सरकार किसकी है? हम लोग 15 साल सरकार में रहे, जनता हमें विपक्ष में बैठने का मौका दिया, 15 साल हम बैठे। लेकिन अभी सवाल होंगे जो अभी सत्ता में है। पहली बात, मुख्यमंत्री जी का चुनावी प्रचार हम लोगों ने देखा, आपने भी देखा सुना। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? रोजगार को लेकर के, कारखाने को लेकर के, इंडस्ट्री को लेकर के उन्होंने एक बात कही कि हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन यहाँ कारखाने नहीं लग सकते, उद्योग, बड़े उद्योग नहीं लग सकते, रोजगार नहीं दिए जा सकते। स्पष्ट है। इस बात को तो हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार पे बात नहीं करना चाहते, भुखमरी पे बात नहीं करना चाहते, पलायन पे बात नहीं करना चाहते, गरीबी पे बात नहीं करना चाहते। और ये स्पष्ट हो गया कि बिहार के मुख्यमंत्री अब थक चुके हैं, अब इनसे बिहार नहीं संभल रहा। मुख्यमंत्री जी हवाला देते हैं कि बिहार जो है समुद्र किनारे नहीं है, मतलब लैंडलॉक्ड स्टेट है। इससे पहले भी कितनी मीलें लग चुकी हैं बिहार में, जो कि इनके शासन में बंद हो गई हैं। कारखाने, लालू जी जब रेल मंत्री थे यूपीए के समय में, 3 कारखाने के अलावा चौथा कारखाना आप बता दीजिए। मढ़ौरा का कारखाना, परसा का और मधेपुरा का, इसके अलावा चौथा कारखाना कहाँ है भैया? लगे कि नहीं लगे? यानी मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अब उनसे होने वाला नहीं है। उन्होंने हाथ पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दिए। और जो हम बात कर रहे हैं, आप बताइए कि 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं कि नहीं पड़ी हैं? बिहार आगे तरक्की कैसे करेगा? पहले तो रिक्त पदों को भरना पड़ेगा, और हमको अगर अव्वल टॉप स्टेट्स में आना है इस देश के, तो आपको तो नेशनल एवरेज जो है उस पर कंपीट करना पड़ेगा। तो उन मानकों को देखते हुए हम लोग जो है पूरी तरीके से फिजिबल है डूइंग। 24,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी का जल हरियाली योजना में लगता है, कहां खर्च हो रहा है किसी को नहीं पता। सरकार का ठीक है, ग्रेजुअली जो है हमेशा बजट बढ़ता रहा है, चाहे किसी भी स्टेट का देख लीजिए, किसी भी केंद्र का देख लीजिए, लेकिन कोई भी बजट का वो मिनिस्ट्री जो है कितना पैसा खर्च कर पाती है? सरेंडर कर देती है सारा पैसा। हम पे आरोप लगाए जाते हैं कि आई एम नॉट एक्सपीरियंस। हम एक्सपीरियंस नहीं थे तो आपने डिप्टी सीएम क्यों बनाया? हम तो लीडर ऑपोजिशन बने। लीडर ऑपोजिशन बनने के बाद या डिप्टी सीएम रहते हुए भी अगर हम काम गिनवा दें, जो सीआरएफ फंड होता है 200 करोड़ रुपए का, जब पथ निर्माण विभाग हमारे पास था, उसको मैंने 1000 करोड़ रुपए कराया। अपने मंत्रालय का बजट, किसी और मंत्रालय का बजट का पूरा पैसा खर्च हुआ ना हुआ, लेकिन हमने एक्स्ट्रा पैसा लेकर के पूरा बजट का पैसा खर्च किया।
53 आरोपी 2010 से फंसे हुए थे, वो हमने क्लियर कराया। केंद्र में किसकी सरकार थी? एनडीए की, फिर भी हमने कराया। हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन काम के मामले में जहां आएगा, अगर आप में इच्छा शक्ति है तो सब कुछ संभव है। भ्रष्टाचार का आरोप लगता है हम पे, तो हत्या का भी मुकदमा इन लोगों ने एफआईआर जो है किया, क्या हुआ आप लोग भी देखते हैं। तो दिन भर तो इन लोगों को गाली देना, लालू जी को कोसना, सोनिया जी को कोसना, उल्टा पुल्टा मेन एजेंडा की बात को ना करना। भ्रष्टाचार की बात बता दें, भ्रष्टाचार रोकने के लिए वर्किंग जितने डिपार्टमेंट थे हमारे अंदर, नोडल डिपार्टमेंट पथ निर्माण था, चाहे इरिगेशन हो, ग्रामीण कार्य विभाग हो, भवन बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो, उसका नोडल डिपार्टमेंट कौन था? पथ निर्माण। कई पत्रकार हैं जो कवर करते हैं, जानते होंगे ये। मंत्री के पास फाइल आता था ईओटी का, वेरिएशंस का, एस्टिमेट का। अब मंत्री थोड़ी ना तय करेगा कि कौन से बिल्डिंग में कितना छड़ लग रहा है, कितना सीमेंट लगेगा, किस कॉन्ट्रैक्टर को कितना टाइम एक्सटेंशन देना है। हमने कैबिनेट में प्रपोजल लेकर के गए और एक कमेटी बनाई प्रधान सचिव के नेतृत्व में। ये किस लिए? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। फिर भी आप देखिएगा, बिहार में पहला डबल डेकर फ्लाईओवर अगर बन रहा है छपड़ा में, तो वो किसकी बात? हमारा विजन तो उस समय भी साफ था, जब हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। एयरपोर्ट, डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे, अब उस पर कोई बात नहीं करता। आप बड़े मेट्रो सिटीज में चले जाएं, जब आप एयरपोर्ट से निकलते हैं तो डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे होता है। बैंगलोर हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, हर जगह। तो आप लोगों ने कई हजार किलोमीटर सड़कें जो एसएच की थी, उसको कन्वर्ट एनएच में भी करवाया। तो हमें जो जिम्मेदारी मिली, हमने कोशिश की उसको ईमानदारी से निभाने की। कम उम्र भले ही है, हो सकता है नीतीश जी का जितना उम्र है, राजनीतिक जीवन रहा, उसके आधे उम्र के हम हैं, लेकिन इतने कम समय में 2015 से अब तक अनुभव हो चुका है। 31 साल का उम्र है, 26-27 साल में हम पे मुकदमा हो गया, देश की सबसे बड़ी एजेंसियां लगी। मैं पहला व्यक्ति हूं सदन में कहने वाला बिहार विधानसभा में कि मेरे ऊपर चार्जशीट करो, लेट हो रहा है। मैं पहला व्यक्ति हूं जब हत्या का आरोप लगता है मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, कि भाई सीबीआई जांच दो, सीएम को चिट्ठी लिखता है। तो ये मेन एजेंडे से ये भटकाने की कोशिश की जा रही है। हमने पहले भी कहा था, कितना भी कोई भी प्रयास करेगा, नीतीश जी को, बीजेपी के लोगों को खींच के एजेंडे पे ही लाएंगे। बताएं नीतीश कुमार जी कितने नौजवानों को उन्होंने रोजगार दिया, बताएं नीतीश कुमार जी कितने कारखाने उन्होंने लगाए। अब जवाब क्या मिल रहा है? कोशिश किया। जो व्यक्ति 15 साल में गरीबी, भुखमरी, कारखाने, रोजगार नहीं दे सकता, रोजगार नहीं दिया, भुखमरी नहीं हटा सकता, पलायन नहीं रोक सकता, भ्रष्टाचार नहीं रोक सकता, वो अगला 5 साल में क्या करेगा? तो इसलिए अब हमारे पास, पहले हम लोग तो विजन के साथ आ रहे, यूनाइटेडली हम लोग, सब लोग। आज नवरात्र का दिन भी है, कलश स्थापना है, संकल्प हम लोगों ने लिया है, लेकिन बात को समझिए कि उनका क्या विजन है। अब उनको याद आ रहा है कि हर खेत जल सिंचाई की व्यवस्था कराएंगे। तो ये बिहार की जनता राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जागरूक है, सब कुछ समझ रहा है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जितने मजदूर आए उनको रोजगार दो, क्या हुआ? कोई सवाल नीतीश जी से पूछा? नीतीश जी एयरपोर्ट जाते हैं, आंखों में चश्मा, पर्दा लगा लिया है, उनको मजदूर नहीं नजर आ रहे। जो 145 दिन तक गरीब मजदूरों को देखने तक नहीं गया, बाढ़ पीड़ितों से मिलने तक नहीं गया,
उनको कोई अधिकार नहीं है किसी और से सवाल पूछने का। 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर तक बिहार के लोग छाले पड़ गए, 2-2 महीने लग गए। सरकार ने मुंह फेर लिया और आने के बाद हम लोगों ने जब शोर किया, अनुमति मिलती है तो चिट्ठी निकाल देती है बिहार सरकार की, आएंगे तो अपराध बढ़ जाएगा, यानी आप अपमानित कर रहे हो। तो इस पे सारा कुछ हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। बहुत लेकिन धन्यवाद। आप जैसे ही सब सवाल करते हो गया, हो गया। 15 साल पे चले जाते हैं। चलिए।